22 जून 2025 छत्तीसगढ़ में रायपुर के दुर्ग विलेज में एक कुएं के पास कुछ स्थानीय लोग जाते हैं पानी भरने। गर्मियों का समय था, सभी को अपने कूलर में पानी भरना होता है, तो उन्होंने सोचा कि हम कुएं से पानी निकालते हैं। जैसे ही वो कुएं के पास जाते हैं, वहाँ से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, जैसे कि किसी जानवर की बॉडी सड़ रही हो। वो कुएं के पास जाकर देखते हैं, लेकिन उन्हें कुएं के अंदर से एक साड़ी जैसा कुछ कपड़ा तैरता हुआ दिखता है। उस टाइम वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। अब जैसे ही वो कुछ देर फिर रुकते हैं, वहाँ पर इतनी गंदी स्मेल आती है कि वो कुछ गोताखोरों को उस कुएं के अंदर भेजते हैं, जहाँ पर जैसे ही वो डुबकी लगाते हैं, उसके बाद सब चौंक जाते हैं। उस साड़ी जैसे कपड़े से लिपटी हुई एक लाश, जो कि एक बच्चे की थी, वो ऊपर आती है। अब लाश को देखकर वहाँ के स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तब कातिल वहीं पर खड़े थे। वो देख रहे थे कि पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, किस तरीके से नहीं। इसके कुछ समय बाद वहाँ के आसपास के लोग और कुओं में भी झांकने लगते हैं, जहाँ पर जिस कुएं में एक बच्चे की लाश मिली थी, वहीं से 20 से 25 फीट दूर एक और कुएं में उसी तरीके का साड़ी का कपड़ा तैरता हुआ दिखता है, जहां पर गोताखोरों को उस कुएं में भी भेजा जाता है। जैसे ही वो डुबकी मारते हैं, तो अपने साथ एक महिला की लाश लेकर आते हैं। अब ये देखकर गांव वाले वापस शॉक में हो जाते हैं। एक ही दिन में 2 लाशें। कई लोगों के अंदाजे थे कि ये शायद माँ बेटे हो सकते हैं, लेकिन उन गाँव वालों में से कोई भी उन दोनों को नहीं जानता था। उनका ये कहना था कि ये दोनों इस गांव के हैं ही नहीं। हालांकि लाश के जो चेहरे थे वो कुछ हद तक पहचान में नहीं आ रहे थे, क्योंकि लाश के चेहरे पानी की वजह से शायद गल चुके थे। अब यहाँ पर गांव वालों के सामने सवाल था कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं और किसने ऐसा किया है। उन लाशों को देखकर ऐसा क्लियर था कि इन्होंने आत्महत्या नहीं करी है, क्योंकि इन लाशों के हाथ और पैर बांध कर बोरी में लपेटा गया। उसके बाद उनको साड़ी के कपड़े से लपेटा गया और सीधा कुएं में फेंक दिया गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, चौंकाने वाली बात तो यहाँ थी, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तब जो कातिल थे वो पास में ही खड़े थे और देख रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन किस हिसाब से हो रही है। मानो कि उन्हें डर ही नहीं है कि पुलिस हमें पकड़ लेगी। उन्हें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। अब यहाँ पर दुर्ग के एडिशनल एसपी सुखनंदन जी राठौड़ वो एक टीम क्रिएट करते हैं, जो कि इस केस को अच्छी तरीके से जांचेगी, अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये सब 24 घंटे के अंदर हो चुका था। अब आसपास के गांव के लोगों को भी पता चलता है कि इस तरीके की घटना इस गांव में हुई है, जहां पर वो भी पहुंचते हैं। लेकिन अब मामले का खुलासा कुछ इस प्रकार होगा, ये पुलिस ने भी नहीं सोचा था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बीच में एक महिला आती है और वो पुलिस को बताती है कि मैंने कुछ दिन पहले रात को 8 से 8:30 के करीब दुर्ग का जो घास का एरिया है, जहाँ पर खेती करते हैं, उस रोड पर एक लड़के को देखा था, जो कि रात में ईवी स्कूटी पर एक महिला और बच्चे को बिठाकर कहीं जा रहा था। महिला को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये जो महिला और ये जो बच्चा था, ये शायद वो ही होंगे। अब पुलिस उस महिला से पूछती है कि वो लड़का कौन था। महिला इशारा करते हुए बताती है कि वो लड़का यहीं पर खड़ा है और ये वो लड़का है। पुलिस तुरंत उस लड़के को पकड़ती है और पूछताछ शुरू करती है। लड़के का नाम शुभम कुमार सिंगौर, उम्र 22 वर्ष। उस औरत ने एक और लड़के का नाम लिया, जो कि उस रात उस औरत द्वारा उस खेत के आसपास देखा गया था, जिसका नाम छत्रपाल सिंगौर था, जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष थी। अब पुलिस तुरंत उन दोनों को पकड़ती है और पूछताछ शुरू करती है। शुरू में दोनों बहाने बना रहे थे कि अगर हमने इनको मारा होता तो क्या हम इन्वेस्टिगेशन में साथ में खड़े होते, या हम गांव के आसपास में खड़े होते, हम सीधा भाग जाते। लेकिन जब पुलिस ने अच्छे तरीके से पूछा, जैसे कि हम सब जानते हैं, उसके बाद जो छत्रपाल सिंगौर है, उसने हार मान ली और सारा सच उगल दिया। पुलिस की पूछताछ में छत्रपाल बताता है कि इस महिला का नाम सुनीता चतुर्वेदी है। कई सारे लोग इसे पल्लवी के नाम से भी जानते थे और इसकी उम्र लगभग 34 वर्ष की है। छत्रपाल बताता है कि सुनीता हमारे गांव से 30 किलोमीटर दूर एक गांव में रहती थी। छत्रपाल ने यह भी बताया कि सुनीता शादीशुदा थी, लेकिन 7 साल पहले ही उसके पति की डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद सुनीता और उसका 2 महीने का बच्चा अकेले हो चुके थे।
अब सुनीता के पति की मौत के बाद सुनीता ने फैसला कर लिया था कि मैं अपने आप को और अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से पालूंगी। जहाँ पर सुनीता ने उस बच्चे को वो हर चीज़ पूरी कराई ताकि उसे कभी बाप की कमी महसूस ना हो। यहाँ पर सुनीता ने प्राइवेट स्कूल में एज अ टीचर भी काम किया, जहाँ पर उसकी फाइनेंशियली कंडीशन काफ़ी अच्छी होने लगी। वो अपने माता पिता के पास चली गई और कई समय तक वहीं पर रहने लगी। इसी दौरान सुनीता सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने लगी। यहाँ पर सुनीता की लाइफ काफ़ी सही चल रही थी, नॉर्मल लाइफ अच्छे से जी रही थी, फाइनेंशियली भी उसे कोई ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं शायद उसे एक साथी की कमी महसूस हो ही रही थी। अब ह्यूमन की एक बेसिक नीड होती है जिसे हम फिजिकल नीड बोलते हैं। शायद सुनीता को भी इसी की तलाश थी। वो अपने लिए एक पति ढूंढ रही थी या फिर अपनी फिजिकल नीड पूरा करना चाहती थी। जिसके बाद वो इंस्टाग्राम डाउनलोड करती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात छत्रपाल सिंगौर से होती है। छत्रपाल जानता था कि सुनीता उसके पड़ोस के ही गांव में रहती है। जिसके बाद दोनों के बीच में दोस्ती होती है। दोस्ती मुलाकातों में बदल जाती है और मुलाकातें फिजिकल रिलेशनशिप तक आ जाती है। दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ चुके थे और यहाँ पर फिजिकल इंटीमेसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि सुनीता छत्रपाल के प्यार में पागल हो चुकी थी। जिसके बाद सुनीता कुछ समय बाद ये रियलाइज़ करती है कि छत्रपाल शायद उसके साथ टाइम पास कर रहा है। वो बस अपनी एक हवस है जिसको पूरी करना चाहता है। उसका इंटेंशन सुनीता के साथ शादी करने का नहीं है। जिसके बाद सुनीता छत्रपाल से कुछ दूरियां बनाना शुरू करती है और ये चीज़ छत्रपाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। छत्रपाल कई दफ़ा उसको प्रेशराइज करता था कि हम मिलते हैं, लेकिन सुनीता मना कर देती थी। लेकिन यहाँ छत्रपाल की अब आदत बन चुकी थी सुनीता से मिलकर अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करना। जैसे ही उसकी नीड्स को सुनीता ने समझकर मना कर दिया तो छत्रपाल बौखला गया। जिसके बाद वो कई बार प्रेशर करने लगा कि सुनीता तुम मुझसे मिलो, हम फिर से वैसे ही रहते हैं। सुनीता फिर मना कर देती थी। इसके बाद छत्रपाल एक गेम खेलता है जहाँ पर वो सुनीता से कहता है कि जैसा चल रहा है चलने दो, मुझे थोड़ा टाइम दो ताकि मैं शादी के बारे में सोच सकूं और शादी करने के बाद मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपना लूँगा। ये सुनते ही सुनीता पागल की तरह खुश हो जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं छत्रपाल को एक समय पर बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब इसके बाद दोनों के बीच में फिर से वही सब चीज़ें शुरू हो जाती है। वही मिलना, कभी छत्रपाल सुनीता के गांव चला जाता था, कभी सुनीता छत्रपाल के गांव आ जाती थी। जिसके बाद सेम चीज़ें होना शुरू हो गई। अब सुनीता को कुछ समय बाद फिर से यही रियलाइज़ होता है कि छत्रपाल शायद टाइम पास कर रहा है। वो मेरे साथ शादी कभी करेगा ही नहीं, उसकी बस फिजिकल नीड्स हैं जो वो मेरे साथ पूरी कर रहा है। जिसके बाद सुनीता उसे शादी के लिए फोर्स करने लग जाती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों की उम्र का जो गैप था वो काफ़ी ज़्यादा था, 8 से 9 साल के आसपास। और छत्रपाल कहीं ना कहीं ये जानता था कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो केवल अपनी हवस पूरी करने के लिए सुनीता का इस्तेमाल कर रहा था। अब इन दोनों के बीच बातचीत इतनी हद तक चली जाती है कि दोनों रोज़ लड़ने लगते हैं। सुनीता रोज़ उसे फोर्स करती थी कि तुम मुझसे शादी करो और छत्रपाल ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं रखता था। इसी के बीच अप्रैल 2025 में सुनीता को बिना बताए छत्रपाल शादी कर लेता है। अब छत्रपाल शादी कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी कई दफ़ा वो सुनीता के पास जाता था ताकि सुनीता को शक न हो। लेकिन कुछ समय बाद सुनीता को पता चल ही जाता है। जिसके बाद छत्रपाल की मैरिड लाइफ इफ़ेक्ट करने लग जाती है। छत्रपाल ये सोचने लग जाता है कि अगर गलती से भी इसने मेरी वाइफ को या कहीं पर भी बात बता दी तो मेरी इज्जत और मेरी शादी दोनों ही टूट जाएंगे। जिसके बाद वो एक फैसला लेता है सुनीता को समझाने का। अब छत्रपाल 18 से 19 जून के आसपास शुभम कुमार सिंगौर, जो कि उसका कज़न होता है, उसे सुनीता और उसके बेटे को लेने भेजता है। जहाँ पर वो ईवी स्कूटी में जाता है और करीब रात के 8 से 8:30 के आसपास उन्हें गांव का जो बाहरी इलाका है जहाँ पर खेत वगैरह थे वहाँ पर लेकर पहुँचता है। अब यहाँ छत्रपाल और सुनीता मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर छत्रपाल सुनीता से काफ़ी शांति से बात कर रहा होता है, लेकिन सुनीता जो होती है वो बहुत ज़्यादा हंगामा करते हुए बात करती है, बहुत ज़्यादा चीख रही होती है। ये सब सोचकर छत्रपाल को ये लगता है कि कहीं आसपास के गांव वाले या फिर मेरे ही गांव वाले ऐसी बात करते हुए हमें देख ना लें या फिर सुन ना लें। अगर ऐसा हो जाता है तो शायद मेरी शादी भी टूट जाएगी और गांव में बेइज्जती जो होगी वो अलग। जिसके बाद शुभम और छत्रपाल दोनों मिलकर सुनीता के हाथ पैर बांध देते हैं और उसका गला दबाकर उसको मार देते हैं।
सुनीता का जो बेटा था वो भी वहीं पर पास खड़ा था। वो दोनों नहीं चाहते थे कि ये आगे जाकर किसी को बताए, तो वो सेम चीज़ उसके बेटे के साथ भी करते हैं। अब छत्रपाल और शुभम दोनों ही सुनीता और उसके बेटे को जान से मार चुके थे। अब इन दोनों की लाशों को ठिकाने भी लगाना था, जिसके बाद इनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से एक आइडिया आता है कि अगर हम इन लाशों को बांधकर अपने ही गांव के कुएं में फेंक देंगे तो शायद किसी को शक भी नहीं होगा। जिसके बाद वो दोनों लाशों को अलग अलग बोरी में बांधते हैं, उसमें कई सारे भारी मिट्टी और भारी पत्थर भरते हैं और साड़ी जैसे कपड़े में लपेट देते हैं। जिसके बाद वो एक बच्चे की जो लाश होती है उसको पहले कुएं में फेंकते हैं और दूसरी लाश जो होती है उस कुएं से जो 20 से 30 फीट की दूरी पर जो दूसरा कुआं होता है वहाँ पर सुनीता की लाश को फेंक देते हैं। और कुछ समय बाद वो देखते हैं कि लाशें अंदर डूब चुकी है, लेकिन 2 से 3 दिन ही वो लाशें डूब कर रहती है। उसके बाद उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। शिनाख्त के लिए सुनीता के माता पिता को भी बुलाया जाता है, जिसके बाद वो शिनाख्त में पहचान जाते हैं कि ये सुनीता और उसका बच्चा ही है। इस तरीके के इंसिडेंट्स क्लियर साइन देते हैं कि जो सोशल मीडिया द्वारा प्यार होता है वो कभी भी सच्चा नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं हवस से ही भरा होता है और इसमें जिंदा इंसान कब लाश बन जाए किसी को पता नहीं चलता। आई होप आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपने इस कहानी से कुछ सीखा होगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल द क्राइम डेस्क को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय भारत।